हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आपने मैग्नेटिज्म का पहला लेक्चर बड़े अच्छे से देख लिया है। आज हम बात करेंगे बेटा मैग्नेटिज्म के दूसरे लेक्चर में। इस लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे बेटा कि किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके ऊपर क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। वो क्या पोजेस करेगा, पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करेगा। ठीक है कि नहीं है, वो पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी है। ठीक है, देखिए बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, देखते हैं बेटा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं बेटा। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस हमने यूज कर ली। ठीक है, इसी से शो करते हैं। थोड़ी सी वेट से बढ़ा देते हैं इनकी। ओके, ये था। अब क्या हुआ बेटा, इधर की तरफ क्या है, मेरा मैग्नेटिक फील्ड है सर। ठीक है कि नहीं है। और अब यहां पे क्या है, यहां पे एक डाइपोल है। ठीक है, यहां पे क्या है बेटा, माइनस एम यानी कि साउथ पोल, और यहां पे क्या है, प्लस एम यानी कि नॉर्थ पोल। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस एम से प्लस एम यानी कि कैपिटल एम की डायरेक्शन ये वाली। ठीक है, दिखाई दे रही है। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ने और मैग्नेटिक फील्ड ने लेट से एंगल कितना बना लिया है, थीटा बना लिया है। कितना बना लिया है, थीटा। ये भी थीटा, ये भी थीटा, ऐसा। अब क्या होगा, प्लस एम पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा बेटा, माइनस एम पे बेटा इधर की तरफ फोर्स लगेगा। और ये अगर ये इसको खींचेंगे तो ऑब्वियसली ये सर घूमेगा, और घूमेगा किस तरह से, क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगा, जो टॉर्क इसके ऊपर लगा है वो क्या करेगा, इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, यानी इस टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, इनसाइड। किधर होगी, इनसाइड। राइट हैंड थंब रूल बेटा, इन द सेंस ऑफ रोटेशन, अगर फिंगर्स को घुमाओगे राइट हैंड की फिंगर्स को, तो थंब की डायरेक्शन आपको टॉर्क की डायरेक्शन देगी, यानी कि टॉर्क जो इसके ऊपर लगा उसकी डायरेक्शन किधर है, इनसाइड में। अप्लाई टॉर्क कह सकते हैं इसको, अप्लाई टॉर्क किधर है, इनसाइड में। रिलीज करते ही इधर की तरफ चला जाएगा। बट मैं चाहता हूं कि ये क्लॉकवाइज ना जाए, मैं इसको भेजना चाहता हूं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है कि नहीं है। अगर आप जिधर ये जाना चाहता है उसके विपरीत अगर इसको रोटेट करवाओगे तो यू हैव टू डू सम वर्क। वही वर्क किस में आएगा, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, देखेंगे तो सर देखिए, मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करवा देता हूं। ठीक है, एम की डायरेक्शन थी कैपिटल आई, मैंने इसको हल्का सा रोटेट करवाया भाई, हल्का सा रोटेट करवाया, और हल्का सा रोटेट करवाया है बाई एंगल डी थीटा। हल्का सा रोटेट करवा दिया है, और कितना रोटेट करवा दिया है, डी थीटा। इधर भी कितना आ गया, डी थीटा। क्लियर हो गया कि नहीं होगा, मैंने हल्का सा रोटेट करा दिया डी थीटा। अगर आपने हल्का सा रोटेट करवाया है तो यू हैव टू डू सम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, दैट इज डी डब्ल्यू। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, टाउ डॉट डी थीटा। मैं चाहता हूं कि किसी एंगल थीटा 1 पे है उससे थीटा 2 पे चला जाए डायरेक्ट। ठीक है कि नहीं है, तो मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन के दो फॉर्मूले हैं बेटा, ये तो W इज इक्वल टू टाउ डॉट थीटा लिख दीजिए अगर टॉर्क कांस्टेंट है तो, या इस W को लिखिए इंटीग्रेशन टाउ डॉट डी थीटा अगर आपका टॉर्क वेरिएबल है तो। यहां पे टॉर्क क्या है, कांस्टेंट, यहां पे क्या है, वेरिएबल। अब मैं देखता हूं टॉर्क की जो वैल्यू है वो है एम बी साइन थीटा, यानी कि टॉर्क इज ए फंक्शन ऑफ थीटा, यानी टॉर्क वेरिएबल है। टॉर्क क्या है, वेरिएबल। टॉर्क वेरिएबल है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा वर्क डन का। ठीक है, क्योंकि थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक टॉर्क कांस्टेंट नहीं है, तो उसको छोटे छोटे डी डब्ल्यू करवाने पड़ेंगे, छोटे छोटे वर्क डन करवाने पड़ेंगे।
ठीक है, फिर सारे वर्गों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। मतलब सिंपली अगर टॉर्क कांस्टेंट होता है ताऊ डॉट थीटा लिख देते। थीटा क्या है, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। बट अब की बार टॉर्क क्या है, वेरिएबल, तो आपको ये करना पड़ेगा टाउ डॉट डी थीटा। ठीक है, वही वर्कडन जो लीनियर केस में करते हैं, एफ डॉट एस या इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस, सेम टू सेम वैसी चीजें। ठीक है, तो इसको तो हटाइए, यहां पे आते हैं। सर मैंने डी थीटा रोटेट करवा दिया, ठीक है, मैंने छोटा सा वर्कडन किया। अब सर ये टॉर्क है एक्सटर्नल टॉर्क, क्योंकि अब इसके ऊपर जो लगा है वो तो इसको क्लॉकवाइज लेके जा रहा था, बट तुम इसको घुमाना चाहते हो एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा। बट उस एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू अप्लाइड टॉर्क के क्या होगी, बराबर होगी। क्यों सर, ये डाइपोल था, इधर की तरफ इसके ऊपर टॉर्क लगा था ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। और आप रोटेट करवाना चाहते हो इसको एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये टॉर्क क्या है, एक्सटर्नल टॉर्क। हम चाहते हैं कि इसमें अल्फा ना आए, ठीक है, इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन आए। एंगुलर एक्सेलरेशन ना आए तो ये जो टॉर्क लगा था ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, उसका मैग्नीट्यूड और जो एक्सटर्नल टॉर्क आप लगा रहे हो उसका मैग्नीट्यूड शुड बी सेम, शुड बी सेम। ओके, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू एम बी साइन थीटा, जिस भी एंगल थीटा पे। ठीक है, होप सो आप समझ गए। ध्यान से देखिए, ये जो अप्लाइड टॉर्क है इसकी डायरेक्शन, सर इस ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करवाना चाहता है तो इसकी डायरेक्शन किधर आ गई, आउटसाइड। किधर आ गई, आउटसाइड। और ये छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने डी थीटा करवाया है, क्योंकि डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो एक्सियल वेक्टर, टॉर्क इज आल्सो एक्सियल वेक्टर। तो डी थीटा की डायरेक्शन भी क्या आ गई, आउटसाइड। एक्सटर्नल टॉर्क की डायरेक्शन भी क्या आ गई, आउटसाइड। तो इनके बीच में जो एंगल आया टाउ डी थीटा कोस 0, कोस है 0, क्योंकि टाउ और डी थीटा के बीच का एंगल क्या है, 0 ही तो है। अब देखिए जरा जरा समझते हैं। ओके, तो डी डब्ल्यू मैंने निकाल लिया है, डी डब्ल्यू की वैल्यू आ गई है टाउ डी थीटा। टाउ क्या है सर, टॉर्क की वैल्यू। कब सर, जब बी के बीच में और एम के बीच में एंगल क्या था, थीटा था। क्या था, थीटा। तो टाउ की वैल्यू थी बेटा एम बी साइन थीटा, और डी थीटा ये मल्टीप्लाई में है, पढ़ा रहने दो। बट मेरे को तो सर टोटल वर्क डन चाहिए, टोटल वर्क डन चाहिए, तो ये बहुत सारे डी डब्ल्यू निकलेंगे, इनको क्या कर दो, सिंपली जोड़ दो। कॉन्टिन्यूस जोड़ना, इंटीग्रेशन कितना आ गया बेटा, एम बी साइन थीटा डी थीटा। लिमिट किसकी आएगी, थीटा की। थीटा की लिमिट लेट से इनिशियली थीटा 1 पे था और बाद में किस पे चला गया, थीटा 2 पे। ठीक है, तो W इज इक्वल टू M कांस्टेंट है क्योंकि डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है, B कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड आ गया, साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। साइन का इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, आएगा माइनस कोस थीटा, थीटा 1 से लेकर थीटा 2। क्या आ गया बेटा, माइनस एम बी कोस थीटा, थीटा 1 से लेकर थीटा 2। तो वर्क डन का फॉर्मूला आ गया बेटा माइनस एम बी, अपर लिमिट पुट करो, माइनस लोअर लिमिट पुट करो, एम पी कोस थीटा 1। ओके, ये जो वर्क डन किया बेटा, ये वर्क डन सर अल्फा नहीं आना चाहिए, मैंने बोला अल्फा नहीं आना चाहिए, तो सर इसकी एंगुलर वेलोसिटी नहीं बदलनी चाहिए। ठीक है कि नहीं है, यानी इसकी एंगुलर काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आना चाहिए। तो ये जो वर्क डन है काइनेटिक एनर्जी में तो चेंज ला नहीं रहा है, तो किस में जा रहा होगा, ये सारा वर्क डन उसकी पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने में जा रहा होगा। ठीक है कि नहीं है, और वर्क डन एक्सटर्नल है, वर्क डन क्या है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल वर्क डन किसके को होगा, यू फाइनल माइनस है यू इनिशियल। ठीक है कि नहीं है, अब देखिए जरा माइनस एम बी कोस थीटा 2, माइनस माइनस प्लस होगा, बट अब इसको ऐसे लिख रहा हूं बेटा, ब्रैकेट शो कर लेते हैं, माइनस एम बी कोस थीटा 1। अगर मैं देखूं थीटा 2 क्या है, फाइनल पोजीशन का एंगल, थीटा 1 क्या है, इनिशियल पोजीशन का एंगल। अगर मैं दोनों तरफ कंपेयर करूं तो बेटा यू फाइनल जो आती है
वो माइनस एम बी कोस थीटा फाइनल दैट इज थीटा 2। और बेटा u इनिशियल जो आती है वो आ गई माइनस एम बी कोस थीटा इनिशियल यानी थीटा 1। सर इसका मतलब अगर मैं किसी भी जगह पे पोटेंशियल एनर्जी लिखने की बात करूं, वैसे पोटेंशियल एनर्जी लिखी नहीं जाती है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस लिखा जाता है, ये सिर्फ समझने के लिए, याद करने के लिए, ठीक है कि नहीं। क्वेश्चन तो यहीं तक खत्म हो गया है, मतलब टॉपिक तो यहीं तक खत्म हो गया है, ठीक है कि नहीं है। बट फिर भी अगर आपको लिखना हो कभी कि किस एंगल पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ठीक है, ठीक है। तो u एज ए फंक्शन ऑफ थीटा वो किसके को आ गई माइनस एम बी कोस थीटा, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एम वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो इसी चीज को बेटा u एज ए फंक्शन ऑफ थीटा अगर मैं लिखूं तो माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हो गया कि नहीं होगा। सही मायने में तो वर्गमूल क्या देता है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस देता है, ठीक है कि नहीं है। सिंपलिसिटी के लिए आप ऐसे याद रख लेते हो, कर सकते हो, तो कि u एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू माइनस एम बी कोस थीटा, ठीक है। ऑप्सो इसने आपकी हेल्प की होगी, ठीक है। अब कुछ इसके ऊपर टॉपिक्स आगे बढ़ते हैं बेटा। u का फॉर्मूला लीजिए बेटा, u इज इक्वल टू माइनस एम बी कोस थीटा। पहली बात, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, थीटा की वैल्यू क्या हो 0 डिग्री, 0 डिग्री होने का क्या मतलब है सर, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ओके। और सर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट भी ऐसे, इधर की तरफ क्या है प्लस एम, इधर की तरफ क्या है माइनस एम, कि कैपिटल एम वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, यानी कैपिटल एम में और बी में कितना एंगल है 0, यानी वो पैरेलल है, क्या है पैरेलल। तो उस केस में u एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो कितना आएगा माइनस एम बी कोस 0 की वैल्यू कोस 0, कोस 0 कितना हो गया 1, तो माइनस एम बी, ओके। देखते हैं, यानी कि दूसरा केस देखते हैं, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री का क्या मतलब है सर, ये रहा मेरा बी वेक्टर और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऐसे है, इधर की तरफ क्या है माइनस एम, इधर की तरफ क्या है प्लस एम, और सर इस डायरेक्शन में एम वेक्टर है, एंगल क्या है 90 डिग्री। आपको पता है तो u एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री निकालेंगे तो माइनस एम बी कोस 90, कोस 90 कितना हो गया 0, 0 हो गया, तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 0, यानी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी, यहाँ पे कितनी होगी 0। थर्ड केस देख लेते हैं बेटा, थीटा की वैल्यू अगर 180 डिग्री हो, थीटा की वैल्यू क्या हो 180 डिग्री, मतलब ऐसा है सर, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड और डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ऐसे है, डब की बार यहाँ क्या है माइनस एम और यहाँ क्या है प्लस एम, माइनस से प्लस की तरफ एम वेक्टर, ये एंटी पैरेलल है, एम वेक्टर और बी वेक्टर क्या है एक दूसरे के एंटी पैरेलल, तो यहाँ पे आएगा बेटा u माइनस एम बी साइन, सॉरी माइनस एम बी कोस 180 डिग्री, कोस 180 कितना होता है -1, तो u की वैल्यू कितनी आ गई माइनस एम बी -1, तो आ गया प्लस एम बी, प्लस एम बी। क्लियर हो गया कि भी हो गया। अब ध्यान से एक चीज देखो, तीनों को अगर मैं कंपेयर करूं, क्या ये सबसे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, यानी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां पे होगी जब v और m क्या होंगे एंटी पैरेलल। इन दोनों में से मिनिमम कौन है, 0 मिनिमम नहीं है, माइनस एम बी मिनिमम है, तो ये क्या है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो थीटा इज इक्वल टू 0, u एट थीटा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस एम बी, ये क्या है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, एंड u एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये क्या है प्लस एम बी, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एंड u
एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो कितना है बेटा 0। क्लियर हो गया? ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। अच्छा एक बात बताइए, टॉर्क यहां पे 0 था, थीटा इज इक्वल टू 0, यहां पे लिख देते हैं थीटा इज इक्वल टू 0 था या 180 डिग्री था, इसके लिए टाउ की वैल्यू कितनी आई थी 0। ठीक है, एफ नेट 0 था ही, तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री इक्विलिब्रियम पोजीशंस है। क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशंस। अब सर इक्विलिब्रियम तो दो प्रकार की पोजीशन होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सर स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे क्या होती है, मिनिमम। क्लियर होगा? और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। फिर मैं रिपीट कर देता हूं, सर एफ नेट तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हर जगह पे एफ नेट 0 था, ठीक है कि नहीं? बट टाउ नेट 0 दो जगह पे था, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सर 180 डिग्री और 0 डिग्री पे फोर्स भी 0 है, नेट फोर्स भी 0 है, नेट टॉर्क भी 0 है, तो इसका मतलब सर थीटा इज इक्वल टू 0 एंड थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री आर द पोजीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम्स। अब इक्विलिब्रियम दो प्रकार के हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सर इन दोनों में से एक स्टेबल और एक क्या है, अनस्टेबल। सर थीटा इज इक्वल टू 0 पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आई है और थीटा इज इक्वल टू 180 पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आई है, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है सर, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है, और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आई है तो ये क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर हो गया कि नहीं होगा? तो मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। समझ में आ गई मेरी बात? याद रखनी है बात। आगे एक छोटी सी बात कर लेते हैं बेटा, अगर थीटा इनिशियल मेरा 0 डिग्री है, थीटा इनिशियल कितना है 0 डिग्री, और थीटा फाइनल कितना है मेरा 90 डिग्री, तो बताओ वर्क डन कितना पड़ेगा, करना पड़ेगा थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल। क्लियर हो गया? तो ये किसके इक्वल था, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो बताओ यू फाइनल माइनस एम बी माइनस एम बी कोस 90, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी कोस 0। कोस 90 तो कितना हो गया बेटा 0, और कोस 0 कितना हो गया बेटा 1, बट माइनस माइनस प्लस, तो ये जो वर्क डन तुमने किया है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक रोटेट करवाने के लिए, तो आपको वर्क डन करना पड़ा प्लस एम बी। ओके, अगर थीटा इनिशियल मेरा 90 डिग्री है और थीटा फाइनल मेरा कितना है 180 डिग्री है, तो वर्क डन बताओ भाई। वर्क डन सर 90 डिग्री से 180 डिग्री में, हाँ, तो सर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि सर माइनस एम बी कोस 180 डिग्री माइनस माइनस एम बी कोस 90। कोस 90 तो कितनी होगी बेटा 0, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी बेटा प्लस एम बी। एक बात समझो, क्या हुआ कि सर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था और इनिशियली मेरा डाइपोल ऐसे था, ठीक है कि नहीं है, और मैं इसको इधर लेके जाना चाहता हूं। यहां से यहां जब तुमने रोटेट करवाया तो कितना वर्क डन करना पड़ा प्लस एम बी, 0 टू, ठीक है, 0 टू 90, और फिर बेटा 90 से 180 ये भी करना पड़ा प्लस एम बी। इसका मतलब अगर कोई तुमसे पूछ ले कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा मैग्नेटिक डाइपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल लेके जाने के लिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री तक लेके जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा 2 MB। क्या करना पड़ेगा 2 MB।
क्लियर हो गया? यानी कि अगर थीटा इनिशियल दे रखा है 0 डिग्री एंड थीटा फाइनल दे रखा है 180 डिग्री, तो वर्क डन जो तुम्हें करना पड़ा 0 डिग्री से 180 डिग्री तक, तो कितना करना पड़ेगा बेटा? 2 MB प्लस 2 MB। कैसे किया सर? माइनस MB फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कोस 180 माइनस MB कोस 0। क्लियर है? ये कितना आया था? ये प्लस MB आ गया था, माइनस MB आ गया था, माइनस माइनस प्लस तो 2 MB। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए या पीछे वाले से समझ लीजिएगा। ठीक है, 0 डिग्री से ये 0 डिग्री था ना, ये 0 डिग्री था, ये कितना था? 90 डिग्री था, ये क्या था? 180 डिग्री। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक लेके जाने के लिए कितना करना पड़ा? प्लस MB। 90 से 180 तक लेके जाने के लिए कितना करना पड़ा? प्लस MB। तो 0 डिग्री से 180 डिग्री तक, 0 डिग्री से 180 डिग्री तक लेके जाने के लिए कितना करना पड़ा? 2 MB। ठीक है कि नहीं है? समझ गए? तो अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि कितना आपको वक्त करना पड़ेगा कि एक डाइपोल को हमें रोटेट करवाना है फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है कि नहीं है? अनस्टेबल से स्टेबल तो अपने आप ही आ जाएगा। ठीक हो गया कि नहीं हो गया? तो कितना वक्त करना करेगा बेटा? प्लस 2 MB। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा। ओके, अगला टॉपिक देखते हैं बेटा। मैग्नेटिक फील्ड। ड्यू टू मोनोपोल, ऐसे मोनोपोल, अकेला मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है कि नहीं है? दो होंगे, ठीक है, दो पोल्स होंगे, ऑब्वियसली डाइपोल तो होंगे, एक नॉर्थ पोल एक साउथ, सिर्फ एक पोल की वजह से देख रहे हैं। ठीक है कि नहीं है? ताकि आगे हम यूज कर सकें इसको। हाइपोथेटिकली समझिए कि हमारे पास एक प्लस M मोनोपोल, ठीक है कि नहीं, और उससे R दूरी पे एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट पड़ा है T। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? ठीक है कि नहीं है? तो हमने देखा, एक्सपेरिमेंट की, ये सारी वैल्यूज एक्सपेरिमेंट की निकाली, तो यानी यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोल स्ट्रेंथ के। पोल स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, पोल स्ट्रेंथ अगर कम है तो मैग्नेटिक फील्ड कम है। और हमने देखा कि बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट और मोनोपोल के बीच की दूरी का स्क्वायर। ठीक है, जब इनको इकट्ठा किया गया ना तो आया बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M बाई आर स्क्वायर। यहां पे जो कांस्टेंट की वैल्यू आई वो आई है म्यू नोट अपॉन 4 पाई M बाई आर स्क्वायर, अगर ये वैक्यूम में है तो। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? म्यू नोट अपॉन 4 पाई M बाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कुछ ऐसा आपने पढ़ा नहीं था? 1/4 पाई एप्स नोट क्या हुआ अपॉन आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज पार्टिकल, कुछ ऐसा ही है बेटा। क्लियर हो गया? अब ये आया सर म्यू नोट। म्यू नोट क्या है? परमिएबिलिटी, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, या वैक्यूम बोल दीजिए, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, उसमें एप्सिलॉन नोट क्या थी? परमिटिविटी, ये परमेबिलिटी। क्लियर है? हमने देखा म्यू नोट अपॉन 4 पाई, एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू निकाली है। म्यू नोट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है बेटा 10⁻⁷। ठीक है, वैक्यूम की बात कर रहा हूं। यूनिट क्या आएगी बेटा इसकी? क्या थी? न्यूटन। म्यू नोट अपॉन 4 पाई को इधर रखो, बी इंटू आर स्क्वायर, यानी कि सर टेस्ला, बी की यूनिट क्या है? टेस्ला। आर स्क्वायर की मतलब मीटर स्क्वायर। ठीक है, और मैग्नेटिक डाइपोल की पोल स्ट्रेंथ जो थी उसकी यूनिट क्या थी? उसकी यूनिट थी सर एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। तो इसकी यूनिट क्या बन गई?
वैल्यू के साथ 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया। इसी तरह से अब फ्री स्पेस, अब देखिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो आपने पहले पढ़ी थी, कुछ उसी तरह प्रकार की चीजें हैं। जैसे एक आएगी रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्या आएगी? रिलेटिव परमिएबिलिटी। ये किसके इक्वल आएगी बेटा? म्यू अपॉन म्यू नोट। ठीक है, म्यू क्या है? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी, ठीक है, किसी भी मीडियम की। ये एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी किसकी है? वैक्यूम की। इधर लिख देते हैं, ऊपर थोड़ा सा ऊंचा हो रहा है। म्यू क्या है? एब्सोल्यूट ऑफ मीडियम, किसी भी मीडियम की एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। म्यू नोट क्या है? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। म्यू आर क्या है? ये है सर रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। ठीक है, तो अगर किसी मीडियम की एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी निकालनी है, ठीक है कि नहीं है, तो सिंपली आप म्यू आर को, रिलेटिव परमिएबिलिटी को वैक्यूम की एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। अगर यही कहानी अगर किसी मीडियम में यहां पे m रखा होता और r दूरी पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट ही था और यहां पे क्या निकालना था? मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पे आ जाता इन किसी और मीडियम की बात कर रहा हूं, इन अनदर मीडियम, तो b की वैल्यू आ जाती बेटा म्यू नोट म्यू आर बाय 4 पाई। ठीक है, क्योंकि मीडियम की एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी लिखनी पड़ेगी, तो वो किसके को आ जाएगी? म्यू नोट म्यू आर। क्लियर हो गया? यहां पे क्या आ गया? m बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये वैक्यूम की थी और ये बेटा किसी अनदर मीडियम की, अनदर मीडियम। ओके, क्लियर हो गया? परमिटिविटी भी ऐसे निकालते थे बेटा, अगर आपको ध्यान हो तो। किसी मीडियम की अगर एब्सोल्यूट परमिटिविटी निकालते थे तो कैसे लिखते थे? एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। ठीक है, उसी तरह से निकाल ली। ठीक है, याद रखोगे? आगे बढ़े, अब देखते हैं बेटा इसकी वेक्टर फॉर्म देख लें। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म भी मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज देखिए, यहां पे प्लस m लिखा है, ठीक है, और यहां पे क्या है बेटा? ऑब्जर्वेशन पॉइंट t। आर वेक्टर हमेशा और हमेशा इस तरह से बनाइए कि आर वेक्टर का हेड ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ हो। आर वेक्टर का हेड हमेशा किसकी तरफ होना चाहिए? ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ। ओके, अब ध्यान से सर, अगर मैं यहां पे b लिखूं तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई पॉजिटिव है, जैसे पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, इसी तरह प्लस m की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउट रेडियली आउटवर्ड होगा। ठीक है, रेडियल आउटवर्ड मतलब इस डायरेक्शन में, यानी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, बी वेक्टर। तो क्या होगा? म्यू नोट अपॉन 4 पाई m बाय आर स्क्वायर। बट सर डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन चाहिए तो यहां पे क्या लिख देंगे? आर कैप। आर कैप। अगर मैं कहूं यहां पे आप ऐसे कर लीजिए, इस m को यूज विद साइन, यूज विद साइन मतलब क्या इस बात का? अगर यहां पे प्लस m हुआ तो आर बी वेक्टर आर वेक्टर की डायरेक्शन में होगा, यानी रेडियली आउटवर्ड। अगर यहां पे m की जगह -m कर दूंगा
तो मतलब बी वेक्टर की डायरेक्शन और आर वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, एक दूसरे के अपोजिट, क्या होगी, अपोजिट, ठीक है कि नहीं है। तो यानी जब भी यहां पे एम का यूज करें उसके साइन के साथ यूज करें, अगर प्लस है तो बी वेक्टर की और आर वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, सेम, ठीक है कि नहीं है। मैं ऐसे लिख सकता हूं, फॉर पॉजिटिव एम, फॉर पॉजिटिव एम बी कैप इज इक्वल टू आर कैप, एंड फॉर नेगेटिव एम माइनस एम बी कैप इज इक्वल टू माइनस आर कैप। डायरेक्शन एक दूसरे की क्या हो जाएगी, अपोजिट, क्या हो जाएगी, अपोजिट। तो मतलब ये समझ लीजिए, अगर कहीं पे प्लस एम है, अगर कहीं पे प्लस एम है तो उसकी वजह से, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी वो बाहर की तरफ से आएंगी, ठीक है कि नहीं है। इसको थोड़ा थोड़ा सा यानी कि विड्थ बढ़ा देते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। अगर प्लस एम है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगा, अगर कहीं माइनस एम है, क्या है, माइनस एम है, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसके खुद की तरफ आएगा भाई, जस्ट लाइक नेगेटिव चार्ज, जस्ट लाइक नेगेटिव चार्ज, ओके। थोड़ी सी इनकी विड्थ बढ़ा देते हैं, ठीक है, ताकि इजीली फिजिबल हो सके। ठीक है, तो प्लस एम की वजह से, यानी कि प्लस एम का मतलब क्या हो गया, साउथ पोल, और माइनस एम का मतलब क्या हो गया, नॉर्थ पोल। सॉरी, उल्टा लिख दिया है। प्लस एम का मतलब नॉर्थ पोल और माइनस एम का मतलब साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आगे जाके पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो समझ लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड होगा आउटवर्ड नॉर्मल नॉर्थ पोल से, और साउथ पोल की तरफ होगा, रेडियली इनवर्ड होगा, ठीक है कि नहीं है। जैसे पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड होते था इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी तरह से नॉर्थ पोल की इसकी वजह से रेडियली आउटवर्ड होगा। और साउथ पोल नेगेटिव चार्ज जैसा है, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रेडियली इनवर्ड, तो साउथ पोल में भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, रेडियली इनवर्ड। ऑप्सो आपको समझ में आया, क्लियर होगा। अब अगला टॉपिक करते हैं बेटा, देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। फर्स्ट केस करते हैं बेटा एट एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन किस पे, एक्सियल लाइन पे, ओके। देखिए अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैट आती है बड़े अच्छे से तो आप बड़े आसानी से कर सकते हो इसको। लेट्स से यहां पे क्या होगा, यहां पे लेट्स से नॉर्थ पोल है और यहां पे क्या है, साउथ पोल, ठीक है कि नहीं है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट इसी की एक्सियल लाइन पे है, इसी की एक्सियल लाइन पे है। लेट्स से यहां मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है टी, ओके। हमें पता है जब भी डाइपोल हो तो उसके ऑब्जर्वेशन पॉइंट की दूरी हमेशा कहां से मापनी है, डाइपोल के सेंटर से। चाहे आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल हो या आपका मैग्नेटिक डाइपोल हो, आप एक्सियल पॉइंट की बात करो या इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करो या जनरल पॉइंट की बात करो, आपको ऑब्जर्वेशन पॉइंट की जो दूरी मापनी है वो हमेशा कहां से मापनी है, डाइपोल के सेंटर से, ओके। तो देखिए इसका सेंटर लेट से यहां पे है, ये दूरी 2l थी, तो ये कितनी बच गई l, ये भी कितनी बच गई l, ठीक है, ये इसका सेंटर है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट अब ध्यान से देखिएगा,
यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी लेट से आर वेक्टर है। लेट से क्या है? आर वेक्टर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा सा नीचे करें। ठीक है, इसको बोल दे बेटा आर वेक्टर। ऑब्जर्वेशन पॉइंट की दूरी हमेशा आर वेक्टर बनाओगे कहां से? ऑब्जर्वेशन ओ सेंटर ऑफ डाइपोल से ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ, ये याद रखिएगा। ठीक है कि नहीं है? अब देखो भाई, क्या प्लस ओ एस को माइनस एम की तरह ट्रीट कर दूं? ठीक है, डाइपोल है, सेम स्ट्रेंथ आएगी, और एन को प्लस एम की तरह। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो यानी यहां पे अगर मेरे को नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है कि नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो मोनोपोल का, इस मोनोपोल का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, और क्या कर दो? उसका नेट कर दो। क्या कर दो? नेट कर दो। देखिए समझते हैं जरा, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा पेस बना लेते हैं ताकि हमारी बाकी चीजें आ सके। ऐसे, ठीक है, सो अब सही देखते हैं। तो बताओ भाई, इस टी पे एस की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, लेट से उसको मैंने बोल दिया है B1। B1, B1 क्या है यहां पे लिख देते हैं, B1 ड्यू टू माइनस एम, ड्यू टू माइनस एम, माइनस एम ड्यू टू प्लस एम कर देते हैं बेटा, ड्यू टू प्लस एम। यानी सर नॉर्थ पोल से, नॉर्थ पोल है तो बेटा उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? रेडियली आउटवर्ड। नॉर्थ पोल की वजह से सर उधर की तरफ गया, उसको क्या बोल दिया? B1। B2 हम लिखेंगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू माइनस एम। तो सर माइनस एम की वजह से है तो उसकी खुद की तरफ होगा ऐसे। उसको क्या बोल दिया? B2। क्लियर हो गया? अब मेरे को एक बात बताइए, B1 और B2 में मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है? ठीक है कि नहीं है? सर मैग्नेटिक फील्ड में दो ही चीजें मैग्नेटिक फील्ड को बनाती हैं, एक तो पोल स्ट्रेंथ और एक क्या है? डिस्टेंस। पोल स्ट्रेंथ तो दोनों का क्या है? सेम। ठीक है कि नहीं है? तो पोल स्ट्रेंथ से तो इसके मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज आने वाला नहीं। पोल स्ट्रेंथ के हिसाब से दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम होना चाहिए। बट जिसकी दूरी कम है उसका इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा, उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ज्यादा। और जिसकी दूरी ज्यादा है उसका इफेक्ट क्या होगा? कम, यानी उसका मैग्नेटिक फील्ड कम। तो अब बताइए, नॉर्थ पोल इस टी पॉइंट से ज्यादा है, दूरी पे है, तो उसकी वजह से जो B1 है वो कम वैल्यू रखेगा एज कंपेयर टू B2, जो किसका मैग्नेटिक फील्ड है? माइनस एम का, जो माइनस एम टी के बिल्कुल नजदीक है। क्लियर हो गया? तो अगर मैं यहां से बी नेट निकालूं, क्योंकि एक ही लाइन पे हैं, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? सही सही बताओ सर, B2 वेक्टर प्लस B1 वेक्टर, इनका वेक्टर समझ लेते हैं, माइनस अपने आप हो जाएगा। देखिए इसको ऐसे कर दूं, एक्स एक्सिस, और ये क्या है? वाई एक्सिस। ठीक है, B2 को, B2 अगर मैं लिखूं, क्या लिख सकता हूं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, B2 किसकी वजह से है? M की वजह से। सर आपने माइनस एम नहीं लगाया बेटा, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। माइनस सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है, मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, डायरेक्शन मेरे को स्पेसिफाई मैंने कर ली है, तो डायरेक्शन में डायरेक्ट बता दूंगा। ठीक है कि नहीं है? तो इसलिए सिर्फ वो दूरी, सर यहां से यहां तक की दूरी टोटल कितनी थी? R। क्लियर हो? आपको तो यहां से यहां तक चाहिए, ये दूरी चाहिए भाई, और ये दूरी चाहिए। टोटल R थी, उसमें से L गया तो कितना बच गया? L माइनस और R माइनस L, कितना बच गया? R माइनस L। यहाँ पे कितना आ गया? R माइनस L, और उसका स्क्वायर। डायरेक्शन क्या है? माइनस आई कैप। डायरेक्शन क्या है? माइनस आई कैप। B1 कितना है? सर 1 सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये रह गया यहाँ पे, इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई? कांस्टेंट की। कांस्टेंट की वैल्यू तो बेटा
म्यू नोट अपॉन 4 पाई है, वो इलेक्ट्रोस्टैट याद रह गया। यहाँ पे कितना होगा भाई, म्यू नोट अपॉन 4 पाई, मैग्नीट्यूड ऑफ पोल स्ट्रेंथ m, दूरी कितनी है सर, अब तो यहां से यहां तक की दूरी, ये कितनी थी r, उसमें l और जोड़ दो बेटा, अब दूरी आ गई r प्लस एल, r प्लस एल का स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या आ गई बेटा, प्लस आई कैप, डायरेक्शन क्या आ गई, प्लस आई कैप, प्लस आई कैप में ये हो गया, वो कांस्टेंट में थोड़ा सा रह गया था उस, ठीक है, वो याद रह गया इलेक्ट्रोस्टैट का, तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई। अब सर अगर मैं इसको देखूं, म्यू नोट अपॉन 4 पाई दोनों में से कॉमन आ गया, ठीक है, m भी कॉमन आ गया, यहां पे बच गया -1 अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर आई कैप प्लस 1 अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर आई कैप। ठीक है बेटा, ऐसा करो, प्लस वाले को पहले ले लो, माइनस वाले को बाद में, तो आ गया म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ऐसा करो माइनस कॉमन निकाल लो, 1 अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर, और कॉमन क्या आ गया, कॉमन आ गया सर माइनस आई कैप, कॉमन क्या आ गया, माइनस आई कैप, ठीक है, माइनस आई कैप मैंने कॉमन ले लिया, क्योंकि ये फैक्टर बड़ा है बेटा, डिनोमिनेटर छोटा है तो ये फैक्टर क्या हो गया, बड़ा, क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एल से मदद लेंगे, r माइनस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, सिंपल मैथमेटिक्स, यहां पे आया बेटा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहां पे आई है माइनस आई कैप, तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूं, ओपन करेंगे, तो अगर इसको ओपन करेंगे आ जाएगा 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस आई कैप, क्लियर हो गया। ओके, अब ध्यान से देखिए, ठीक है, दिख रहा होगा बेटा, कोई इशू लगना तो नहीं चाहिए, आगे सही साफ दिखाई दे रहा है। अब इसको मैं लिख रहा हूं म्यू नोट अपॉन 4 पाई, 2 अलग से लिख लिया, इसको लिख दिया बेटा, हम एक m फैक्टर को बोल रहे हैं, यहां पे m है, यहां पे भी m है, यहां पे भी m है, और यहां पे भी क्या है, m, इसको 2rl लिख देता हूं अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर माइनस आई कैप। ओके, अब ध्यान से देखो, म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू 2 यहां पे लिख दिया, तो लिख दो m इंटू 2l, m इंटू 2l, इंटू में आ गया r अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर इंटू में माइनस आई कैप थे। अब मेरे को एक सोच के एक बात बताइयो, पोल स्ट्रेंथ कितनी थी m, और दोनों पोल्स के बीच में दूरी कितनी थी 2l, टोटल तो 2l थी ना, टोटल कितनी थी 2l, टोटल, अरे भाई क्या हो गया, टोटल कितनी थी 2l थी सर, तो सर ये तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बन गई इसकी, उसकी वैल्यू पोल स्ट्रेंथ m और इनके बीच की सेपरेशन है 2l, तो m इंटू 2l को क्या लिख देंगे, कैपिटल M, क्या लिख देंगे, कैपिटल M, इधर मूव करवा लीजिए, तो m इंटू 2l को क्या लिख देंगे, कैपिटल M लिख देंगे बेटा, ठीक है, तो आ गया 2 म्यू नोट अपॉन 4 पाई m r माइनस आई कैप अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। अब ध्यान से एक चीज देखिए, इसको थोड़ा सा वही कर देते हैं, हो छोटे अक्षर, नेक्स्ट पेज पे ही करेंगे बेटा, ज्यादा बड़ा हो गया ये।
ये ठीक है? ओके, साफ दिखाई दे रहा है ना? आपको में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब ध्यान से देखो भाई, आप मेरे को बता सकते हो कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर थी? सर माइनस एम से प्लस एम, माइनस एम से प्लस एम, यानी सर एम वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, यानी माइनस आई कैप में। किसमें? माइनस आई कैप में। अगर मैं यहां पे एक बात कहूं कि यहां पे जो बी नेट आया है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 m आर इंटू आर स्केयर माइनस एल स्केयर का स्केयर माइनस आई कैप। माइनस आई कैप को बेटा यहां पे माइनस आई कैप लिखो, यानी इस डायरेक्शन को, या मैं कह सकता हूं यही एम कैप की डायरेक्शन है, यानी एम कैप भी इधर ही है भाई। एम वेक्टर इधर है तो उसकी डायरेक्शन भी इधर है। तो अगर मैं कह दूं माइनस आई कैप कुछ और नहीं है, वो एम कैप है। वो क्या है? एम कैप, यानी वो एम वेक्टर की डायरेक्शन शो कर रहा है। तो यानी यहां पे अगर मैं लिखूं बी नेट म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 कैपिटल एम इंटू आर अपॉन आर स्केयर माइनस एल स्केयर का स्केयर, और यहां पे क्या लिख दिया? एम कैप। एम कैप, दिक्कत तो नहीं? क्लियर होगा? अब बताइए एम और एम कैप, ये एम का मैग्नीट्यूड है, ये क्या है? एम कैप, तो ये तो एम वेक्टर बन गया। तो अगर यानी यहां पे बी नेट अगर मैं लिखूं तो बन गया म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 एम वेक्टर आर अपॉन आर स्केयर माइनस एल स्केयर का स्केयर। यानी एक बात तो साफ समझ में आ गई कि बी नेट की डायरेक्शन, यानी कि एक्सियल लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन एम वेक्टर की ही डायरेक्शन में होगी। अब ध्यान से सुनो, एक स्पेशल केस कर लेते हैं। अगर आर की वैल्यू एल से बड़ी है, आर क्या था? ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस डायपोल के डायमेंशन से काफी बड़ा हो, ठीक है? तो इसका मतलब बेटा आर स्केयर तो एल स्केयर से बहुत बड़ा होगा। तो आर स्केयर में बेटा एल स्केयर को ऐड करो या सबट्रैक्ट करो, लगभग लगभग आर स्केयर आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका मतलब सर बी एक्सियल लिख रहा हूं बेटा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 एम वेक्टर आर, आर स्केयर प्लस माइनस एल स्केयर को आर स्केयर करोगे, आर स्केयर का फिर स्केयर करोगे तो क्या आ गया बेटा? आर की पावर 4। एक आर की पावर 1 ऊपर पड़ी है, आर की पावर 4 नीचे पड़ी है, तो बेटा एक पावर कट जाएगी। तो बी एक्सियल जो आया कितना गया? म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 एम वेक्टर अपॉन आर क्यूब। तो सबसे पहली बात तो सर एक्सियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक्सियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसी तरफ होगा जिस तरफ क्या है? जिस तरफ क्या है भाई? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, ठीक है? एक छोटी सी बात कर लेते हैं। अगर आपसे एक 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता हूं, छोटे 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 छोटे। ये मेरी एक्सियल लाइन है, ओके? यहां पे बेटा नॉर्थ पोल है, यहां पे क्या है? नॉर्थ पोल, और यहां पे क्या है? साउथ पोल, ठीक है कि नहीं है? एक पॉइंट यहां है बेटा ए पॉइंट, एक पॉइंट यहां है बेटा बी पॉइंट, ठीक है कि नहीं है? एक्सियल लाइन पे है। अब मेरे को बताइए ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा और बी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? सर सबसे पहले ये तो देख लें कि डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किधर है। डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा साउथ से नॉर्थ होगी, साउथ से नॉर्थ। तो सर इस केस में ये जो एम वेक्टर आता है, एम वेक्टर इस तरफ आया, और मैंने अभी अभी देखा है पिछले ही केस में एक्सियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन और एम वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? सेम। तो सर ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा, इसको लिखता हूं बी एट पॉइंट ए। और बी पॉइंट पे बी ना लिख के उसको सी पॉइंट लिख लो बेटा, ये दोनों भी बी हो जाएगी।
सी पॉइंट। सी पॉइंट पे तो एक्सियल पॉइंट है, तो सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड उधर ही होगा जिधर इसका एम वेक्टर है। तो यहां पे लिख देता हूं बी एट पॉइंट सी। क्लियर हो गया कि नहीं होगा बेटा? चाहे इधर हो या उधर हो, अगर एक्सियल पॉइंट है तो जिधर एम वेक्टर की डायरेक्शन है, कैपिटल एम वेक्टर की डायरेक्शन जिस तरफ है, उसी तरफ पूरी एक्सियल लाइन पे आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, उसी डायरेक्शन में। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चाहे पॉइंट इधर हो या पॉइंट उधर हो। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अगला टॉपिक करते हैं बेटा। एट इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो यहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन सर इसकी कुछ यहां, ओके, यहां पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट टी था। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे ही कर लेते हैं और जगह मिल जाएगी हमें। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अरे भाई आ जाओ यार, इसको यहां कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, अब देखिए यहां मान लेते हैं बेटा आपका साउथ पोल, यहां पे क्या मान लेते हैं आपका नॉर्थ पोल। ठीक है, इनके बीच की दूरी लेट्स से 2L है। ठीक है, 2L है तो बेटा ये L हो गया, ये भी क्या हो गया L। ठीक है, ओके। अब सर नॉर्थ पोल की वजह से तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तो अवे होगा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ होगा। हाँ ठीक है, ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं बेटा? आर बोल देते हैं। ये आर ना बोल के आर इसको बोल देते हैं। ये ओ था, यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोला था? आर बोल दिया था। और ये क्या है बेटा? एल है। ये भी एल है और ये भी क्या है? एल है। सर साउथ पोल की वजह से, साउथ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो साउथ पोल की तरफ होता है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट से साउथ पोल की तरफ। ये देखो बेटा, ठीक है, होप सो आप समझे। इसका अगर zoom की जाए, इसकी भी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? अब सर मोनोपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना आता है, उसका क्या ले लेंगे? वेक्टर सम। तो इसको क्या बोल दिया बेटा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल इधर, और ये क्या गया बेटा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल। ठीक है, ये एंगल कितना मान लेते हैं बेटा? थीटा मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? थीटा। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा, क्योंकि ये साइड और ये साइड बिल्कुल बराबर है। ठीक है, ये साइड कितनी आ जाएगी? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पाइथागोरस लगा के। ये भी कितनी आ गई? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला था ना। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट की दूरी सेंटर से कितनी मानते हैं? आर। आर वेक्टर बनाना हो तो इधर ही बनाएगी। ठीक है कि नहीं है? अब ध्यान से देखो बी एन कितना था? म्यू नोट अपॉन 4 पाई एम अपॉन दूरी का स्क्वायर, इस दूरी का स्क्वायर, इस दूरी का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, एक स्टेप बीच में छोड़ दिया। डायरेक्शन क्या आ गई? इसको बेटा ए बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं? सी। ठीक है, पोल था बट ये तो पोजीशन को बोला है। अलोंग 80, अलोंग 80। क्लियर हो गया? अगर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल देखो तो कितना है? म्यू नोट अपॉन 4 पाई एम अपॉन दूरी का स्क्वायर, दूरी फिर बेटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो कितना बन जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या है बेटा? डायरेक्शन सर इधर की तरफ है, अलोंग टी सी, अलोंग टी सी, इधर अलोंग टी सी। क्लियर हो गया?
को छोटा लेता बेटा, लॉन्ग टी सी, ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखो सर, मेरे को नेट निकालना है, बिल्कुल नेट निकालना है। नेट निकालने के लिए तो सिंपली क्या कर देंगे सर, बी एस वैक्टर प्लस बी एन वैक्टर, मैं बिल्कुल कर देना बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, करना भी वही है। बट एक काम कर लेते हैं, इनका ना हम क्या कर लेते हैं, रेजोल्यूशन कर लेते हैं, इन वेक्टर्स का क्या कर लेते हैं, रेजोल्यूशन। क्यों? क्योंकि बेटा अगर ध्यान से देखें, बी एन का मैग्नीट्यूड और बी एस का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, क्या रहा है, सेम। ध्यान से देखो, अगर मैं कहूं बी एन का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी एस का मैग्नीट्यूड, बिल्कुल सेम आ रहा है, मैग्नीट्यूड देख लीजिए बिल्कुल सेम, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एम एम, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। डायरेक्शन अलग अलग है बट मैग्नीट्यूड तो क्या है, सेम। तो इस बात का फायदा उठाना चाहिए हम, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे इसके पैरेलल यहां हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ कर देता हूं, इसके पैरेलल अगर यहां हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, और अगर मैं कहूं ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी क्या है, थीटा, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अगर ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी क्या है बेटा, थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल। ये थीटा तो ये भी क्या आ गया, थीटा, अल्टरनेट एंगल, ये थीटा तो ये भी थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है कि नहीं है। अब ध्यान से एक बात देखो, अगर मैं बी एन के टुकड़े करूं तो ऊपर की तरफ आएगा बी एन साइन थीटा, इधर कितना आ गया, बी एन कोस थीटा। इस तरह बी एस के भी दो टुकड़े होंगे, इधर की तरफ क्या आ जाएगा, बी एस कोस थीटा, और नीचे की तरफ क्या आ गया, बी एस साइन थीटा। अगर बी एस और बी एन का मैग्नीट्यूड सेम है और थीटा भी सेम है तो बी एन साइन थीटा, बी एस कोस, बी एन साइन थीटा और बी एस साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो भाई साहब इसने इसको क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है कि नहीं है। तो सर दोनों बी एन कोस थीटा जुड़ गए हैं, या इस तरह इसको ऐसा कर सकते हैं सर, अगर मेरे को बी नेट निकालना है, मत काटिए, ऐसा लिख लीजिए, बी नेट अगर निकालना मत, ठीक है भाई, बी नेट की वैल्यू है सर बी एन वैक्टर प्लस बी एस वैक्टर, बी एन वैक्टर प्लस बी एस वैक्टर। देखिए भाई, वेक्टर रिजोल्व करके लिखो, तो ऐसे याद मत करो, वेक्टर रिजोल्व करके लिखो। तो सर एक काम कर लेते हैं ना, इधर एक्स एक्सिस और इधर क्या है, वाई एक्सिस में, ठीक है। तो सर बी एन को मैं लिख सकता हूं बी एन कोस थीटा, बी एन कोस थीटा उधर की तरफ गया है, यानी माइनस आई कैप में, बी एन कोस थीटा किधर गया है, माइनस आई कैप में, ठीक है, प्लस बी एन साइन थीटा किधर गया है, प्लस जे कैप में, बिल्कुल, प्लस बी एस वेक्टर के दो कंपोनेंट हुए हैं, बी एस कोस थीटा इधर गया है माइनस आई में, ठीक है, दिख रहा है ना, ओके, हाँ, बी एस कोस थीटा गया है माइनस आई कैप में, प्लस, और बी एस साइन थीटा गया है नीचे माइनस जे कैप में, तो यहां पे लिखेंगे बी एस साइन थीटा गया है माइनस जे कैप में। अब मैग्नीट्यूड बेटा सेम है, बी एस का और बी एन का मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहाँ पे बी एन साइन थीटा जे कैप है, यहाँ पे बी एस साइन थीटा माइनस जे कैप है, तो बेटा ये और ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, प्लस में। तो बी नेट जो आया ना मेरा, बी नेट वो आया है बी एस कोस थीटा माइनस आई कैप प्लस बी एन कोस थीटा माइनस आई कैप, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन सेम आ गई, तो क्या मैं इसका ले सकता हूं, टू बी एस कोस थीटा माइनस आई कैप, टू बी एस का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा कितना है, इस ट्रायंगल से देखिए, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना था, एल,
थीटा, जिसमें बेस हाइपोटेन्यूज, बेस एल, हाइपोटेन्यूज ये, तो कितना सर, बेस तो आर, हाइपोटेन्यूज कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या आई है, माइनस आई कैप, डायरेक्शन क्या आई है, माइनस आई कैप। ठीक है बेटा, अब ध्यान से इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ताकि जगह बन जाए हमारे लिए। देखिए बेटा, इसको देखिए, बेस कितना है बेटा, बेस आर नहीं है, बेस सॉरी एल है, बेस कितना है, एल, कोस थीटा में बेस कितना है, एल है, ये यहां पे ठीक है, आर लिख गया था बेटा, वो एक्चुअली में कितना है, एल है। ओके, अब ध्यान से देखिए, 2ml, सर इसकी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का अगर मैग्नीट्यूड देखूं तो m तो क्या है, इसकी पोल स्ट्रेंथ, और सेपरेशन कितनी है पोल्स में, 2l, तो m इंटू 2l को तो कैपिटल M लिख सकते हैं। तो इसका मतलब सर जो बी नेट आया है मेरा, वो कितना आया है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई, यहां पे क्या आ गया है बेटा, m, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड है, माइनस आई कैप, और अपोन में क्या आ गया बेटा, आर स्क्र प्लस एल स्क्र की पावर 1 थी, आर स्क्र प्लस एल स्क्र की पावर 1/2, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, एट, यहां पे क्या आ जाएगा, आर स्क्र प्लस एल स्क्र की पावर 3/2। क्लियर हो गया। अब मेरे को एक बात बता दीजिए, यहां पे अब की बार एम वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ है, एम वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ है, एम वेक्टर की डायरेक्शन अगर देखेंगे सर वो साउथ से नॉर्थ होती है, साउथ से नॉर्थ होती है, तो सर एम वेक्टर की डायरेक्शन अब की बार इधर है। ठीक है, यानी कि इधर प्लस आई कैप में, किसमें, प्लस आई कैप में। तो मैं बड़ी आसानी से लिख सकता हूं आपकी बार कि सर एम कैप जो है ना वो प्लस आई कैप में है, एम कैप इज इक्वल टू प्लस आई कैप। यहां पे पुट करते हैं बेटा, तो बी नेट जो लिखा वो क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इस माइनस को, ये तो m इनटू माइनस तो माइनस लेगा, आई कैप की जगह क्या लिख सकते हो, एम कैप, आई कैप की जगह क्या लिख दिया, एम कैप, जो माइनस था वो माइनस अपॉन आर स्क्र प्लस एल स्क्र की पावर 3/2। अब माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस कॉमन निकाल लिया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो m का क्या हो गया बेटा, मैग्नीट्यूड, ये m की क्या होगी, डायरेक्शन, माइनस मैंने यहां लिख दिया, तो क्या मैं इसको m वेक्टर लिख दूं, और अपॉन आर स्क्र प्लस एल स्क्र की पावर 3/2। वही r बड़ी वैल्यू रखता है l से, तो इसका मतलब आर स्क्र तो एल स्क्र से काफी बड़ा हो जाएगा भाई। तो सर अगर आर स्क्र में ऐड भी कर दोगे एल स्क्र को तब भी कितना आएगा, आर स्क्र। अब बताओ, आर स्क्र प्लस एल स्क्र को तुम आर स्क्र बोलोगे, स्क्र का अंडर रूट कट देगा, तो आर की पावर कितनी आ गई, 3, आर की पावर कितनी आ गई, 3। यहां से बी नेट जो आया वो आया माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम वेक्टर बाय आर क्यूब, बाय ने आर क्यूब। अगर मैं बी इक्विटोरियल की बात करूं, बी इक्विटोरियल, तो वो आएगा माइनस म्यू नोट अपॉन 4 पाई एम वेक्टर बाय आर क्यूब। ठीक है, ये लीजिए भाई, यानी कि इक्विटोरियल पॉइंट पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अपोजिट होगा किसके, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के। ठीक है कि नहीं है, एक्सियल में क्या था बेटा, सेम था, एक्सियल में क्या था, सेम, और इक्विटोरियल में क्या है बेटा, अपोजिट, क्या है, अपोजिट। ठीक है बेटा, देखिए
ये चीज को ऐसे सॉल्व सकते हैं। ये ऐसे है, ये मेरा डाइपोल है, इधर की तरफ क्या है बेटा साउथ, इधर की तरफ क्या है मेरा नॉर्थ, ठीक है कि नहीं है। एक्सियल लाइन बनाए तो एक्सियल लाइन तो ये आ गई मेरी एक्सियल, इक्विटोरियल बनाए तो इक्विटोरियल लाइन ये आ गई मेरी, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाए, ठीक है। अब मैं कुछ पॉइंट्स मान रहा हूं, ए सी डी और एन, ऐसा कर लेते हैं। मेरे को ए सी डी एन पे मेरे को क्या बताओ, मेरे को बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस किस तरफ होगी, ठीक है कि नहीं है। सबसे पहली बात, पहले ये देखेंगे कि ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है। ए और सी एक्सियल पॉइंट है और डी और एन क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट है, ठीक है सर। अब सर सबसे पहली बात ये भी बता दो कि डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किस तरफ है, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किस तरफ है। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन तो इधर है भाई। ये मेरा एम वेक्टर है, ये मेरा क्या है एम वेक्टर, ये मेरा एम वेक्टर है, ठीक है। ओके अब सर कुछ भी हो घबराने की जरूरत है नहीं। ए पॉइंट एक्सियल पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड उधर ही होता है जिधर एम वेक्टर होता है, यानी इधर इस पॉइंट पे इधर सर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। सी पॉइंट भी क्या है एक्सियल, उधर हो या इधर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एम वेक्टर की डायरेक्शन अगर प्लस आई कैप में है थ्रू आउट द एक्सियल लाइन, कोई भी पॉइंट हो, क्लियर हो गया कि नहीं होगा, सारा मैग्नेटिक फील्ड की तरह मिलेगा आपको प्लस आई कैप में। तो ये भी एक्सियल है तो इसकी भी एम वेक्टर की डायरेक्शन में क्या गया बी एट पॉइंट सी। सर एन ना लिख के इसको कुछ और लिख देते हैं बेटा, टी लिख देते हैं, लेट्स सी। टी और डी मेरे इक्विटोरियल पॉइंट है, क्या है इक्विटोरियल पॉइंट। और इक्विटोरियल पे तो अभी अभी देखा था सर, इक्विटोरियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एम वेक्टर के क्या होगा अपोजिट, क्या होगा अपोजिट। इस माइनस साइन को जरूर ध्यान रखिएगा, क्लियर हो गया। तो सर इसका मतलब एम वेक्टर प्लस आई कैप में था तो डी कैप एक्सियल पॉइंट है, इक्विटोरियल पॉइंट इसीलिए इस पे मैग्नेटिक फील्ड माइनस आई कैप में होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट डी। सिमिलरली टी पॉइंट भी इक्वेटोरियल पॉइंट है और उस पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके डाइपोल मूवमेंट के क्या होगा अपोजिट, ठीक है। यहां पे भी सर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मिलेगा डी एट पॉइंट टी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ध्यान से देख लीजिए। एक्सियल पॉइंट थे सेम डायरेक्शन ऑफ एम में मैग्नेटिक फील्ड, इक्वेटोरियल पॉइंट था तो क्या थे बेटा अपोजिट, क्या थे अपोजिट, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे एक बात पूछ लूं बी एक्सियल, ठीक है, आपको मान के चलना है आर एल से बड़ा है, ये कंसिडरेशन ज्यादातर आती है। तो वो कितना होता है 2 एम वेक्टर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाय आर क्यूब। और अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड देखूं इक्विटोरियल पे, इक्विटोरियल लाइन पे, तो माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम वेक्टर बाय आर क्यूब। अगर मैं तुमसे बी एक्सियल का मैग्नीट्यूड अपॉन में बी इक्विटोरियल का मैग्नीट्यूड, इनका रेशियो लेने को लिए बोलूं तो क्या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से म्यू नॉट माइनस हट जाएगा ना, मैग्नीट्यूड से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई गया, एम बाय आर क्यूब से एम बाय आर क्यूब गया, मैग्नीट्यूड अगर देखें तो क्या ये 2/1 आ गया। यानी कि बी एक्सियल इज 2 टाइम्स दी इक्विटोरियल, मैग्नीट्यूड वाइज की बात कर रहा हूं बेटा, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि एक्सियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऑलमोस्ट डबल होता है इक्विटोरियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है सेम डिस्टेंस के लिए, किसके लिए सेम डिस्टेंस के लिए, ठीक है कि नहीं है। यहीं तक रखते हैं बेटा, कल इसका मोस्ट जनरल
पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे कि ना वो एक्सियल होगा ना वो इक्वेटोरियल होगा, और उसके बाद फिर बेटा इस पे बहुत सारे कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे 3-4। ओके, यहीं तक रखें फिर। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बेटा। मैं अगर जोर लगा रहा हूं तो तुम्हारे लिए लगाया जा रहा है, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ो, कोई इशू है तो मेरे को बताओ, ठीक है कि नहीं है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो हर एक का ले सकते हो ताकि मैं हट जाऊं। बिल्कुल शुरू से अगर मैं देखता हूं, ये रहा सेकंड, ये रहा, ठीक है। थर्ड ये सेकंड ले लिया ना, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एक्सियल वाला आ गया, ठीक है। ये कुछ नहीं, ये इक्वेटोरियल वाला आ गया, ठीक है। यहीं तक रखते हैं बेटा, कल फिर मिलते हैं आपसे, और तब तक आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बेटा। बाय बाय, टेक केयर।